नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए ऑफिशियल क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करेंगे। तो रोज़ हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो इस सीरीज़ के साथ साथ मैं बाकी की वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। उसी के साथ हम जो ये रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हें भी कवर करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर, मतलब कि जो भी जीके के प्रश्न बनते हैं और अभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, तो ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चन हैं। आप देख ही रहे होंगे कि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने उन्हें कवर किया है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में CBT 2 के एग्ज़ाम में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहीं से प्रश्न रिपीट होंगे, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा। और अगर आप रेलवे के अलावा भी कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वीडियो मैं रोज़ आपको लगभग 4 बजे प्रोवाइड कर दिया करूँगा, और इसके साथ जो बाकी की वीडियोज़ हैं वो भी आते रहेंगी। पर यह सीरीज़ रोज़ कंटिन्यू रहेगी, जिसमें मैं आपको रोज़ 25 क्वेश्चन कराऊँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम ये क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आपको जवाब देना है, और उसके साथ साथ हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी कवर करेंगे। मतलब कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है उसके साथ जो से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी साथ में कवर करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको अपने नंबर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है, यानी कि किस राज्य की भूमि सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगी हुई है। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य की जो मुख्य भूमि है ये सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगी हुई है। और इससे रिलेटेड जो और इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें से सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, जो कि पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो ये पूछा गया था आपसे, तो बताइए कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है। तो इसमें से बुलंद दरवाज़ा ये दिल्ली में स्थित नहीं है, क्योंकि इंडिया गेट, अलाई दरवाज़ा और हुमायूं का मकबरा ये तीनों ही दिल्ली में है, पर जो बुलंद दरवाज़ा है ये दिल्ली में नहीं है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है, और इसे गुजरात पर अकबर की जीत के याद में 1602 में बनाया गया था। और गुजरात की अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। और जो ये फतेहपुर सीकरी शहर है इसकी स्थापना स्वयं सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सन 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। तीनों ही एक बार देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, जो अभी प्रश्न में पूछा गया था, तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था, और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये पानीपत के तीनों युद्ध हैं, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, और जो इसकी स्थापना है ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रार्थना समाज ने इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, आपको पता होगा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। मैंने प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम में आपको बताया था ना कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और इन्होंने मराठा केसरी अखबार की शुरुआत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि मराठा और केसरी अखबार की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और आर्कटिक होम टू आयरन्स, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये भी एक एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए मैंने कवर कर दिया ताकि आपसे ये भी पूछा जाए तो आपको याद रहे कि आर्कटिक होम टू आयरन्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो कि वायरस से होती है, विषाणु से होती है? तो इसका सही जवाब होगा चेचक, क्योंकि जो 6 रोग है टीबी, टाइफाइड और हैजा, ये विषाणु से नहीं होता, ये जीवाणु से होता है। पर जो चेचक है ये विषाणु से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि चेचक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ये पूछा गया है कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो कौन कौन से देश सदस्य हैं वो देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक के 7 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने देश सदस्य हैं। तो जितने वर्ल्ड है ना बिम्स्टेक में, अगर आप वर्ल्ड गिनेंगे बिम्स्टेक तो BIMSTEC, ये 7 वर्ल्ड हैं। तो 7 देश ही इसके सदस्य हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और जो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। और इन्हें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड और बचे E और C। तो EC में आपको नेपाल और भूटान, ये 2 देश याद रखने हैं। बाकी तो इनके वर्ड से ही पता चल जा रहा है ना, B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये EC से तो नहीं है, पर इन दोनों को याद रख लेना, बाकी आप इनके वर्ड से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं? स्थलरुद्ध मतलब कि जो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। तो दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश हैं जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पराग्वे और बोलीविया, ये चारों तरफ से स्थलबद्ध देश हैं। तो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए देशों को ही स्थलबद्ध देश कहा जाता है। और पूरी दुनिया में देखा जाए तो 47 ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध देश हैं। जैसे कि नेपाल हो गया, वो भी क्या है? एक स्थलबद्ध देश है। तो उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। याद रखिएगा, 2 ऐसे महाद्वीप हैं जिसमें कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। अगला प्रश्न है कि उबंटू क्या है? तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था, उबंटू क्या है? तो बताइए ये क्या है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो जैसे कि लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, उबंटू, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ओएस। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो यही आपसे पूछा गया था कि उबंटू क्या है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि पदार्थ की मात्रा को मापने की SI इकाई क्या है? तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो इकाई है उसका नाम है मोल। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा मोल। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है दी हैग में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो आधिकारिक कामकाजी भाषाएं हैं ये सिर्फ 2 भाषाएं हैं। कौन कौन सी?
एक अंग्रेजी और दूसरी है फ्रेंच। ये दोनों भाषाएं वहाँ की कामकाजी भाषाएं हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में जो URL होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो URL की फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL की फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर राज्य में नहीं आता। तो कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पहले तो देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब था सिक्किम, जो कि 7 सिस्टर राज्य में शामिल नहीं है। तो वर्ष 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। मतलब कि 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। तो ये भारत का 22वां राज्य बना था। और 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 राज्य शामिल हैं। और जब भी आपसे ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको सिक्किम ही दिया होगा। तो आपको ये याद रखना है, जो सिक्किम है ये 7 सिस्टर राज्य का हिस्सा नहीं है। तो जो 7 सिस्टर शब्द है ये पहली बार ज्योति प्रसाद सैकिया द्वारा दिया गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि जो ये 7 सिस्टर शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये पहली बार ज्योति प्रसाद सैकिया के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो सबरीमाला मंदिर है कहाँ पर है? काफ़ी चर्चाओं में रहता है ये मंदिर। तो ये केरल में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल राज्य में स्थित है और यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। कौन से भगवान को? भगवान अयप्पन को। तो जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उन पर मैंने वीडियो बनाई है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था ना सबरीमाला मंदिर के बारे में कि केरल में स्थित है और भगवान अयप्पन को ये समर्पित है। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो महाद्वीप आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया था गोबी मरुस्थल के बारे में। तो बताइए ये किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में है गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल एशियाई महाद्वीप में स्थित एक बड़ा मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। और ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है गोबी मरुस्थल का ये मंगोलिया में आता है। और गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है और ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 5 लाख वर्ग मील में ये फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। ये मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। अगर ज़्यादा हिस्से की बात करें तो मंगोलिया में इसका ज़्यादा विस्तार पाया जाता है गोबी मरुस्थल का, याद रखिएगा। तो किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है कि राज तरंगिनी इसके लेखक कौन है? तो राज तरंगिनी एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलहन। कलहन राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक हैं। तो राज तरंगिनी एक ऐतिहासिक पुस्तक है और इसके इतिहासकार कलहन द्वारा ये लिखी गई है। और राज तरंगिनी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसका अर्थ क्या है? यानी कि राज तरंगिनी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी। और राज तरंगिनी पुस्तक कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। किसके राजाओं से? कश्मीर के राजाओं से ये संबंधित है, जिसका अर्थ है राजाओं की नदी। और लिखी किसके द्वारा गई है? कलहन के द्वारा लिखी गई है। तो ये इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा श्री नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे और इन्होंने 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा देश यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा जापान। जापान यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपको पता होगा कि 5 देश यूएन के स्थायी सदस्य हैं और 10 देश इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 5 देश हैं जो इसके, और 10 देश इसके टेम्पररी मेंबर होते हैं जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं।
तो कुल मिला के यूएन के 15 स्थायी और गैर स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 देश हैं ये हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक जो प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, ये दांडी ये गुजरात के किस जिले में है? तो आपसे पूछा गया है कि जो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया था ना, तो जो दांडी है ये गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, नवसारी। तो दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है और नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ की थी। और दांडी यात्रा का आयोजन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी तक 1930 में किया गया था। उन्होंने यानी कि गांधी जी ने 12 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक पैदा करके नमक कानून तोड़ा था। कब? 6 अप्रैल 1930 को। तो इस प्रकार जो दांडी मार्च है ये कुल कितने दिनों तक चला था? तो ये 24 दिनों तक चला था दांडी मार्च, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बताइए आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो शिमला में है। तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी भी बनती है ना, बाकी कोई ऐसा शहर नहीं है जिससे आलू को रिलेट कर सकें। तो आलू और शिमला, शिमला से शिमला मिर्च, तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी भी बनती है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो आलू अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? शिमला में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान 1 अप्रैल 1935 को शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर स्थापित किया गया था और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। और यह अनुसंधान संस्थान करता क्या है? तो ये आलू में बीमारियों को रोकने और आलू की विभिन्न उन्नत किस्मों का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो बताइए प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला ने। तो सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया के खिलाफ। तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी और ये जून 1757 में प्लासी, जो कि बंगाल में लड़ा गया था, ये युद्ध लड़ा कब गया था? जून 1757 में। और इस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। और जो इसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये 1764 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये दोनों ही युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लीचेन, जिसे लाइकेन भी कहते हैं, ये एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो बताइए जो लीकेन है यानी कि जो लाइकेन है, ये जल प्रदूषण का संकेतक है, वायु प्रदूषण का संकेतक है, गैस प्रदूषण का संकेतक है या मृदा प्रदूषण का संकेतक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण। तो जो लीकेन है यानी कि लाइकेन है, ये वायु प्रदूषण का संकेतक है। तो लाइकेन एक ऐसे पौधे होते हैं जो चट्टानों या पेड़ की छाल जैसे खुले स्थानों में उगते हैं और लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं, क्योंकि जो लाइकेन होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं और वे सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं। इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। इसीलिए लाइकेन को प्रदूषक के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लाइकेन होते हैं ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका पहला प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने वर्ष 1867-68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। यानी कि नेशनल इनकम 340 करोड़ रुपए और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रयास किया था भारत में। और दादा भाई नौरोजी को इंडियन गोल्डस्टैंड और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले भारत में नेशनल इनकम की गणना का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है कि सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य पे तो मैंने डिटेल में
आपको इमेज से समझाया हुआ था ना कि सूर्य की परत को क्या कहा जाता है, कौन सी परत को क्या कहा जाता है। तो सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की चमकती हुई सतह को प्रभामंडल कहा जाता है। तो आज का आखिरी 25वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। तो बताइए, जो गोल गुंबद है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबद स्थित है, जो कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। जो ये गोल गुंबद है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और गोल गुंबद विजयपुरा या बीजापुर कहते हैं जिसे, यहाँ की एक प्रसिद्ध स्मारक है। और मोहम्मद आदिल शाह के इस मकबरे का जो निर्माण हुआ था ये 1656 में फारसी वास्तुकार यकूत के द्वारा किया गया था। तो इसके वास्तुकार आपसे पूछ ले जाए तो उनका नाम क्या है, यकूत। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।